चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से चैप्टर 8 जर्नल एंट्री, जिसमें आज हम क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जनरल और जनरलाइजिंग का मतलब। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी थ्योरी क्लियर है, क्योंकि आपने जो यूटी दिया है उसमें इसी की थ्योरी इंक्लूडेड थी। फिर हम देखेंगे स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ अकाउंट। आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डबल एंट्री का मतलब, वैसे तो आपने सबने यूटी में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी है इसकी, चाहे कैसी भी दी हो, कहीं से भी दी हो। तो बेसिकली डबल एंट्री एक ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी जितने भी लेन देन होते हैं, वो लेन देन कम से कम दो अकाउंट्स पे असर डालते हैं। कम से कम दो अकाउंट्स का मतलब दो से ज्यादा अकाउंट्स पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दो अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिन पे वो इम्पैक्ट डालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, या तो वो ट्रांजैक्शन दो पर्सन्स के बीच में होंगी, या दो पार्टीज के बीच में होगी, या फिर कोई भी दो अकाउंट्स का उसमें लेन देन होगा, जिसमें से एक को डेबिट किया जाएगा, एक को क्रेडिट किया जाएगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि इफ देयर इज अ रिसीवर ऑफ अ गुड, यानी कि अगर कोई गुड्स को लेने वाला है तो जनरल सी बात है कि कोई ना कोई गिवर भी होगा। कोई अगर उस गुड्स को देगा तभी तो कोई रिसीव करेगा। सो बेसिकली जब भी अगर कोई गुड्स को रिसीव करने वाला व्यक्ति है तो साथ के साथ कोई गिवर भी होगा। ऐसे ही अगर कोई गुड्स को सेल कर रहा है तो सेल करने के लिए कोई ना कोई उसका बायर भी होगा। सो बेसिकली अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें या तो दो लोगों के बीच में लेन देन होगा, दो पार्टीज के बीच में, या दो किसी भी अकाउंट्स के बीच में, जिसमें से एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो जनरल एंट्रीज हम सीखेंगे, जो जनरल की बुक है, दैट बुक इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। यानी जो हम जनरल्स में एंट्री करते हैं उसमें हम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो एक को क्रेडिट करते हैं। जनरल का क्या मतलब होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है डेली रिकॉर्ड्स। सो अकाउंटिंग में भी तो हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं। सो जनरल सबसे पहली ऐसी बुक होती है, प्राइम बुक, जिसमें जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं दैट आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, जो चीज पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड की जाएगी। सो यहां तक जो मैंने दो डेफिनेशन बताई है, इसमें से दो पॉइंट आप मेन निकाल के चले कि जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी, यानी कि डेट वाइज होंगी। दूसरी चीज, वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होंगी, यानी कि कम से कम दो अकाउंट्स में इफेक्टेड होंगे, जिसमें से एक डेबिट तो एक क्रेडिट होगा। जनरलाइजिंग, ये मैंने आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट जब बताया था फर्स्ट क्लास में तभी बता दिया था कि जिस भी चीज के आगे ING जुड़ जाता है इसका मतलब वो प्रोसेस है। जैसे वॉक का मतलब चाल, ING जुड़ गया, वॉकिंग मतलब चलना। सो जनरल क्या है? जनरल एक रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक। और जनरलाइजिंग क्या हो गया? ये प्रोसेस है। सो जनरलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जनरल बुक में। फॉर्मेट ऑफ जनरल, जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। जब भी हम जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं उसमें 5 कॉलम्स आते हैं। वो 5 कॉलम्स ये हैं आपके। पहला डेट, जिसमें जिस डेट की ट्रांजैक्शन है वो डेट रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं हो तो आप सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर्स, ये सबसे मेन कॉलम है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं, जिसमें हम डिटेल्स लिखते हैं। और वो एंट्री कैसे करते हैं वो बाद में सीखना है हमें। LF, लेजर फोलियो। देखिए सबसे पहली बुक तो होती है जनरल बुक जिसमें एंट्री की जाती है। इसके बाद एक बुक और तैयार की जाती है जिसे लेजर कहा जाता है। हम अगले चैप्टर में लेजर बनाना सीखेंगे। तो यही एंट्रीज जब लेजर बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी तो लेजर बुक के जिस पेज पे रिकॉर्ड की जाती है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे हम इंडेक्स पे पेज नंबर लिख देते हैं वैसे यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं, ताकि अगर इस एंट्री को हमें लेजर में ढूंढना पड़े तो हम डायरेक्ट उस पेज नंबर से ढूंढ सके। सो बेसिकली लेजर फोलियो बस एक पेज नंबर है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप एंटर करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट
एंट्री है जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, नीचे थ्योरी दे रखी है, डिटेल्ड पढ़ने के लिए आप इसको खुद से स्टडी करेंगे। नरेशंस का मतलब पहले भी बताया था मैंने आपको, जब भी हम एंट्री करते हैं तो हम नीचे ब्रैकेट में उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इंफॉर्मेशन इसलिए देते हैं ताकि कोई अगर आम व्यक्ति जनरल एंट्री को देखे तो वो उसको नहीं समझ सकता। अब जैसे हमें कोई बता दे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हम समझ जाएंगे कि भाई परचेज की गई है। लेकिन किसी आम व्यक्ति को कह दे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो वो शायद ना समझ पाए, तो उसको समझाने के लिए नीचे नरेशन लिखा जाता है। आज मेरा मेन फोकस है इस चीज पे, स्टेप्स इन जनरलाइजिंग, यानी जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स 8 से 9 स्टेप्स हैं, मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप क्लियर करवाऊंगा। आज मैं सेकंड स्टेप क्लियर करवाऊंगा, कल की क्लास में मैं फर्स्ट स्टेप क्लियर करवाऊंगा, फिर थर्ड स्टेप, और उसके बाद धीरे धीरे अगले अगले स्टेप करते रहेंगे। बेसिकली जब भी हम कोई क्वेश्चन आता है और जनरल एंट्री करेंगे, जैसे आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था और उससे जनरल एंट्री करनी थी, स्टेप्स बहुत से होते हैं लेकिन 3 मेन स्टेप है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से अकाउंट्स है जो इफेक्टेड हुए हैं। जैसे कि गुड्स परचेज फॉर ₹40,000, 40,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो इस स्टेटमेंट में से सबसे पहला काम होता है ये पहचानना है कि कौन कौन से अकाउंट्स पे असर पड़ा है। कम से कम 2 अकाउंट्स पे असर पड़ेगा, जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दी इसमें एक तो कैश अकाउंट है और एक परचेज अकाउंट है, यानी कि गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट किसके बदले खरीदे, कैश के बदले खरीदे तो कैश अकाउंट। ये चीज हम सीखेंगे कल। दूसरा स्टेप होता है जब आप ये पहचान लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर आपको देखना पड़ता है कि उस अकाउंट्स का नेचर कौन सा है। यानी कि हमने 3 टाइप के अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पहचानना होता है कि इन तीनों में से ये कौन सा अकाउंट है। जैसे पर्सनल, जैसे हमने परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 2 पहचान लिए, फिर हम देखेंगे परचेज अकाउंट कौन से अकाउंट का पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का है, रियल का है या नॉमिनल का है। सिमिलरली कैश अकाउंट कौन से अकाउंट का पार्ट है। ये क्यों देखना जरूरी है, ताकि हम तीसरे स्टेप पे पहुंच सके। तीसरा स्टेप ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि जी ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट का पार्ट है या रियल अकाउंट का पार्ट है, तो हम उसमें उसी अकाउंट का रूल फॉलो करके ये देखते हैं कि वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो आज मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स रियल में आते हैं, कौन से नॉमिनल में आते हैं। और फिर मैंने आपको असाइनमेंट में 25 अकाउंट्स या 25 आइटम्स दिए हुए हैं। उन 25 आइटम्स को आपको पहचानना है कि ये पर्सनल का पार्ट है, रियल का पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट। चलिए तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दूं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी या वो सारे अकाउंट्स आएंगे जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। अब पर्सन से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बेसिकली पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप की चीजें आती हैं। पहला नेचुरल पर्सनल, यानी जो गॉड द्वारा, भगवान द्वारा क्रिएट किए गए जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं। इसका मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए आपको, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट या इस तरीके से कोई भी अकाउंट लिखा हुआ आ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। उसके अलावा दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब भगवान ने तो वो ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स क्रिएट नहीं किए हुए, लेकिन उन्हें हम पर्सनल अकाउंट मान लेते हैं। जैसे कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज हैं। सो कोई भी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ जाए, फर्म का नाम लिखा हुआ आ जाए, वो सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तीसरी चीज, किसी पर्सन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे कि प्रीपेड रेंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सारी के सारे भी आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो डिटेल में तो आप पढ़ेंगे, ब्रीफली अगर मैं बताना चाहूं तो 3 चीजें हैं। पहली चीज, कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए वो आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। किसी भी कंपनी का नाम आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, जैसे HR ग्रीनफील्ड स्कूल, ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है।
यानी अगर हमने एचआर ग्रीनफील्ड स्कूल से कोई लेन देन किया है, एसबीआई बैंक से कोई लेन देन किया है, एक्सिस बैंक से कोई लेन देन किया, ये क्या, ये सारी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। इसके अलावा तीसरे हैं जो इन दोनों से थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि कैपिटल है, आप ये याद रख लिया, अगर वैसे लॉजिकली नहीं समझ पा रहे तो कैपिटल, ड्राइंग्स, ये दोनों के दोनों आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। इसके अलावा जितने भी खर्चे या कमाई है, अगर उनके नाम से पहले कुछ वर्ड जुड़ जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरीके का, या नाम के बाद ऐसी कुछ चीजें जुड़ जाए कि आउटस्टैंडिंग के अलावा उसमें आ जाए रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, तो वो सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आती हैं पर्सनल अकाउंट में। रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कुछ चीज दे रहा है बिजनेस को तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर बिजनेस उसको दे रहा है एजेंसी को या इंस्टीट्यूशन को तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर बिजनेस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन को दे रहा है तो डेबिट होगा एंड वाइस वर्सा क्रेडिट हो जाएगा। फिर आता है रियल अकाउंट, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट का पार्ट होते हैं। एसेट्स दो टाइप के हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल है। तो जितने भी एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट का पार्ट होते हैं, यानी अगर कोई भी एसेट्स का लेन देन हुआ है तो वो एसेट्स हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट, उसमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान केवल ये रखनी है कि डेटर्स, हालांकि डेटर्स होते तो हमारे क्या हैं, एसेट्स होते हैं, लेकिन ये रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स रियल अकाउंट का पार्ट है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, चाहे इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स हो जाए। इसका रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी अगर तो एसेट्स बिजनेस के अंदर आया है, जैसे हमने फर्नीचर परचेज कर लिया मान लीजिए, तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। अगर फर्नीचर बिजनेस से गया, जैसे हमने फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा है नॉमिनल, या इसे हम रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट भी कह सकते हैं। इसमें जितने भी खर्चे या जितने भी कमाई होती है, जितने भी गेन्स या जितने भी नुकसान होंगे, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, रूल सिंपल सा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान है वो डेबिट होंगे, कमाई और गेन क्रेडिट हो जाएगी। तो आप ये दो चीजें तो ध्यान रखें कि जितनी भी एसेट्स है डेबिट को छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के वो रियल अकाउंट में, जितने भी खर्चे और कमाई है वो नॉमिनल अकाउंट में। अगर ये दो क्लियर भी है तो बाकी जो भी बची है उसे आप पर्सनल अकाउंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जितना मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट में ही कंफ्यूजन होती है। पर्सनल अकाउंट में इतनी चीज तो क्लियर ही है, किसी व्यक्ति या कंपनी के नाम से लिखा हुआ आ जाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट है। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, कैपिटल्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे के सारे भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ खर्चा और कमाई लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन अगर उन खर्चों में या कमाई में कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाए, यानी नाम से पहले या नाम के बाद कुछ वर्ड जुड़ जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, जो कि मैंने अभी बताया था, अगर ये चीजें जुड़ जाती है तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट ना होके पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दिया है तो खर्चा है, मिला है तो कमाई है, सो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन जैसे ही इसके साथ आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड जुड़ गया तो ये किसका पार्ट बन गया, पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन गया। तो एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं समराइज फॉर्म में बताना चाहूं तो समराइज फॉर्म ये है कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये रूल्स याद है, क्योंकि टेस्ट में आपने सबने सही लिखे थे ये रूल्स। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये बाकी के स्टेप्स बाद में डिस्कस करूंगा, मैं आपको आज ये करवाना चाह रहा हूं
फ्रॉम द फॉलोइंग हेड्स फाइंड आउट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड रूल अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत से नाम लिखे गए हैं अकाउंट्स के। सबसे पहले हम नेचर देखेंगे कि भाई ये खर्चा है या कमाई है, एसेट्स है या किसी व्यक्ति का नाम है या व्यक्ति से रिलेटेड है। फिर हम बताएंगे कि इसमें कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, पर्सनल अकाउंट का या रियल का। जैसे कि अगर हम पहचान लेंगे कि जी एसेट्स है तो रियल अकाउंट, खर्चा है या कमाई है तो नॉमिनल अकाउंट, और पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। तो ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। और जो ये आपको होमवर्क दिया है लास्ट में, ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, आपको ये 25 अकाउंट्स इसी फॉर्म में करने हैं। यानी कि आप 3 हेडिंग लिखेंगे, 3 हेडिंग में आप नेम ऑफ अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, नेचर में आप बताएंगे कि यह पर्सन या पर्सन से रिलेटेड है क्या, एक्सपेंस है या एसेट्स है या रेवेन्यू है, इनकम है। फिर बताएंगे कि इसमें कौन सा रूल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। और ये होमवर्क करके आप मुझे शाम तक आज भेजेंगे। तो चलिए, पहला कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल जो है ना वो कोई व्यक्ति लगाता है बिजनेस में, और हमने सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ी हुई है कि बिजनेस का मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता रखा है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम से काम करती है और मुकेश अंबानी अपने नाम से काम करता है। सो कैपिटल जो है वो एक पर्सन ने लगाया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है। सो ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ड्राइंग्स भी तो प्रोप्राइटरी विड्रॉ करता है, जैसे मालिक कैपिटल लगाता है वैसे मालिक कैपिटल विड्रॉ करता है। ड्राइंग्स का मतलब जब अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज विड्रॉ कर ले बिजनेस से, तो ये भी पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अब देखिए इंटरेस्ट, डिस्काउंट। अब इंटरेस्ट डिस्काउंट दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो कंपनी इंटरेस्ट और डिस्काउंट किसी को दे सकती है या इंटरेस्ट और डिस्काउंट ले सकती है। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, गुड्स बेचा, बेचते वक्त डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो ये तो हो गए हमारे खर्चे। जब बिजनेस डिस्काउंट देगा या इंटरेस्ट देगा तो वो उसके लिए खर्चे हैं, एक्सपेंसिव। अगर उन्हें मिल गया इंटरेस्ट, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट मिल जाए, जैसे कि गुड्स परचेज करते वक्त डिस्काउंट मिल जाए, तो ये क्या हो गए, ये फिर हो गए इनकम। और हमने अभी तो देखा था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी कमाई है, वो किसका पार्ट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। स्टेशनरी, वेजेस। स्टेशनरी का मतलब होता है, देखिए जैसे कि हमने देखा था कि हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस ये पढ़े थे, उसमें हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि जो ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसे अकाउंट्स में जरूरी नहीं है उसे रिकॉर्ड करना। तो अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस बहुत लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है उसमें, तो उसमें स्टेशनरी का मामूली सा खर्चा, जैसे कि मान लो 10,000 रुपए के पेन आ गए, 10,000 रुपए के पेजेस आ गए, तो मैं उनको अलग अलग दिखाने के बजाय एक हेडिंग पे दिखा देता हूँ, स्टेशनरी अकाउंट। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें न्यूज़पेपर बेचना, ये छोटे मोटे खर्चे हमने कैसे दिखा दिए थे, कमाई कैसे दिखा दी थी, हमने दिखा दी थी मिसलेनियस इनकम। तो अगर छोटे मोटे खर्चे होते हैं या कमाई होती है, उसे हम एक नाम से दिखा देते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट का मतलब होता है पेन, कॉपी, पेंसिल, इन पे जो भी खर्चा किया गया है, इनको खरीदने पे जो खर्चा किया गया है। सो बेसिकली ये भी एक्सपेंस है। वेजेस, बिजनेस कोई भी वेजेस या सैलरीज देगा, वो भी खर्चा है, और खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। अब देखिए हमने देखा था किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए, जैसे HDFC बैंक, या किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए, जैसे रोशन अकाउंट, तो ये क्या है, ये पर्सन से रिलेटेड है। ये तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और ये पर्सन से रिलेटेड है, और इंस्टीट्यूशन, पर्सन आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। सो ये आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। परचेजेस एंड सेल्स। देखिए हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसे परचेज अकाउंट बोलते हैं। खरीदने का मतलब हमने पैसा दिया है और सामान खरीदा, हमारे लिए खर्चा है। सेल्स अगर कर देंगे तो गुड्स हमने बेचे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। सो परचेज खर्चा होता है और सेल्स इनकम होती है। सो परचेज एंड सेल्स हमारे कौन से अकाउंट का पार्ट हो गए, सिंस दे आर एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है। डिस्काउंट हमने ऊपर देख ही लिया था, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है तो नॉमिनल, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है तो वो भी नॉमिनल का पार्ट है।
अच्छा, प्रिंटिंग का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। कैरियज, कैरियज का मतलब होता है जब हम कोई सामान लेके आते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेके आने में या मार्केट से अपने बिजनेस में सामान लेके आने का जो भी खर्चा लगा है। तो कैरियज भी दो टाइप के हो सकते हैं। अगर गुड्स परचेज की है तो कैरियज इनवर्ड होता है, गुड्स सेल की है तो कैरियज आउटवर्ड होता है। कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा लगा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने पे। तो ये खर्चे हैं, तीनों ही खर्चे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हमने देखा, खर्चे सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और देखो कैसे कैसे खर्चे होते हैं। लाइट का बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, पेट्रोल का बिल पे करना, कन्वेयंस, कन्वेयंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए खर्चा लगता है, जैसे कि जगह जगह जाके डीलिंग करनी पड़े, कंपनी को अगर अपने मोबाइल रिचार्ज करने पड़े, फ्राइट, प्रिंटिंग पेपर, लाइट फीस, यानी जितने भी प्रकार के खर्चे हैं जो बिजनेस में लगेंगे, ये सारे के सारे क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो ये किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अब देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो हम लंबे सालों तक इस्तेमाल करते हैं, हमारी एसेट्स है। एसेट्स क्या देखी थी हमने? एसेट्स कोई भी ऐसी चीज जिसमें बिजनेस की ओनरशिप है। ओनरशिप मतलब बिजनेस का मालिकाना हक है, बिजनेस ओनर है उस चीज का, और जिसे वो जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकता है। सो बिल्डिंग्स आपके एसेट्स होते हैं, और एसेट्स हमने देखा था जितने भी एसेट्स हैं वो किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। लेकिन ध्यान ये रखना है जो बिल्डिंग पे रिपेयर किया गया है, जैसे बिल्डिंग में टूट फूट हो जाए, उसे ठीक करने पे जो खर्चा लगा है, ये एक्सपेंस है। अगर आप बिल्डिंग परचेज करें तो बिल्डिंग पे एक बड़ी अमाउंट होगी, ये एसेट है। लेकिन उस पर क्योंकि उसे हम बाद में कैश में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं बेच के, लेकिन रिपेयर करने पे अगर खर्चा लगा है तो रिपेयर पे ना तो कोई ओनरशिप है, ना उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिपेयर क्या है? रिपेयर खर्चा है, तो खर्चा नॉमिनल होता है। तो एक ये चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखिए कि एसेट्स तो आपके रियल होंगे, बट एसेट्स पे अगर कोई खर्चा किया गया है उनको मेंटेन करने के लिए या उनको रिपेयर करने के लिए, तो वो क्या है? वो एक्सपेंसेस है, वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होंगे। जैसे कि मशीन, मशीन तो एसेट है, लेकिन मशीन को मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस का मतलब जैसे कई मशीन होती है टाइम टाइम पे उन्हें डीजल या फिर उन्हें ग्रीस लगाना पड़ता है, उनके नट बोल्ट कसने पड़ते हैं, तो ये सारे क्या है? ये खर्चे हैं। तो मेंटेनेंस और रिपेयर तो नॉमिनल है, बट एसेट्स हमारी क्या है? रियल है। अब देखिए मोबाइल अकाउंट, मोबाइल अकाउंट का मतलब मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी कॉल सेंटर की है, कॉल सेंटर की मतलब कि मैं फोन के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड दे रहा हूं, तो उस केस में मेरे लिए मोबाइल क्या है? मोबाइल मेरे लिए एसेट्स है, ठीक है। और अगर मेरा काम है मोबाइल्स को बेचने का, तो ये मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। और गुड्स क्योंकि आपके अगर बेचे नहीं है तो स्टॉक होते हैं, वो हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर तो एसेट्स हैं तो आपका रियल अकाउंट में आएगा एज एसेट्स। अगर बिजनेस का काम है मोबाइल को बेचने खरीदने का, तो वो उनके लिए गुड्स है। अगर गुड्स बेच दिए तो सेल्स होगी, सेल्स आपके नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। खरीद लिए तो परचेज, वो भी नॉमिनल अकाउंट में। अगर ना बेचे ना खरीदे, बस स्टॉक करके रखे हुए हैं, तो ये स्टॉक एसेट होता है, क्योंकि इसे हम बाद में फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मोटर लॉरी, ये भी आपका एसेट्स है। अच्छा, फिर आपके आते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ऐसे एसेट्स हैं जिनका बिजनेस को फायदा तो मिल रहा है, जिसे कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें मालिकाना हक भी है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने देख नहीं सकते। जैसे बीआर, हम नाम सुनते हैं हल्दीराम का, बीआर का, देवी बर्फी भंडार का, इनका नाम बिकता है, हम ये सुनते हैं नाम बिकता है, तो नाम क्या है? इनको गुडविल है कि भाई बीआर के मसाले बहुत अच्छे, वहां से जाके परचेज करो, तो ये गुडविल है। किसी टेक्नोलॉजी को हम अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लें तो पेटेंट्स हैं। तो ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये भी रियल अकाउंट का पार्ट होता है। यानी इनमें भी क्या रूल लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, बैंक से रिलेटेड जो चीजें आ गई आपकी, जैसे बैंक से अगर लोन लिया है, बैंक तो होता ही है पर्सनल अकाउंट, अगर बैंक से लोन लिया है तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है
तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक में हमारे जितने पैसे थे अगर हमने उससे ज्यादा विड्रॉ करवा लिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए थे मेरे खाते में और मैंने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया क्रेडिट कार्ड से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ऐसे ही कैश क्रेडिट है और बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही। तो ये सारे क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो ये आपके क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, यानी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है धीरे धीरे, तो ये खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, कैश इन हैंड, कैश इन एट बैंक, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर तो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए कैश एट बैंक, तो कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, क्योंकि एसेट होते हैं। एसेट कैसे है भाई? एसेट ऐसे है कि इसको हमने देखा कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए वो रियल है, तो ये तो है ही कैश में। तो कैश इन हैंड चाहे कैश एट बैंक, ये दोनों तो होते हैं एसेट्स और रियल अकाउंट का पार्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा हुआ जाएगा तो पर्सनल अकाउंट, जैसे कि SBI बैंक आ गया, HDFC बैंक आ गया था पहले ही। FD, बैंक में हम जो FD करवाते हैं वो भी हमारे एसेट्स होती है। क्यों? क्योंकि FD हमारे नाम से, हमारी ओनरशिप है FD में, और हम जब चाहें तब उसे एनकैश करवा सकते हैं। यानी FD अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख की करवाई है तो मैं आज बैंक में जाके वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करवा सकता हूँ। अच्छा, FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ये कमाई है, बिजनेस की कमाई है। कमाई है तो ये नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, टैक्सेस जितने भी होते हैं, टैक्स जैसे कि GST है या कोई और टैक्स हो, अब टैक्स बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, क्योंकि उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो टैक्स जितने भी होंगे वो आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ये आगे काम आएगा जब हम GST का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने मोबाइल्स देखे थे, वैसे ही कंप्यूटर, प्रिंटर, ये दोनों क्या है? ये एसेट्स है। अगर तो मान लो किसी का काम ही कंप्यूटर बेचने का है तो फिर ये गुड्स बन जाते हैं। गुड्स में फिर 3 केस होंगे, अगर सेल और परचेज किए हैं तो नॉमिनल का पार्ट हो जाएंगे, अगर स्टॉक करके रखे हैं तो एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंटीवायरस, रेंट, सैलरी, ये सारे के सारे कमीशन, ये या तो खर्चे होते हैं या कमाई होती है। यानी हमने कमीशन दिया, सैलरी दी, रेंट दिए, तो खर्चे हो गए, नॉमिनल का पार्ट। अगर हमें मिले तो कमाई होगी, तो भी नॉमिनल का पार्ट, क्योंकि जितने भी खर्चे और कमाई हो नॉमिनल में आते हैं। अच्छा, ब्रोकर, देखो ब्रोकर आपने वैसे शब्द सुना होगा, जैसे कि हम कहते हैं कि गाड़ी बिकवाने वाला ब्रोकर है, या फिर आपको कोई घर परचेज करना है, घर परचेज करने वाला कोई ब्रोकर है। तो ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बेसिकली कोई भी मिडल मैन होता है जो दो पार्टीज के बीच में डील करवाता है। अब जैसे कि मान लो आपको शेयर खरीदना है या कुछ भी चीज खरीदनी है, तो बीच में जो व्यक्ति वो सेल परचेज करवाएगा उसे ब्रोकर कहा जाता है। तो ब्रोकर कौन है? बेसिकली एक व्यक्ति है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब होता है ब्रोकर को जो पैसा दिया गया उसकी सर्विसेज देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे 50 लाख में अपना घर बेचना था, अब मुझे कोई परचेजर मिल नहीं रहा, बायर मिल नहीं रहा, तो मैंने एक ब्रोकर ढूंढ लिया। मान लीजिए अमन मेरा ब्रोकर है, मैंने उसको कहा कि अमन मेरा एक घर बिकवा दे। अमन ने ये कह दिया कि मैं 50 लाख में बिकवा दूंगा, लेकिन 5,000 रुपए मैं अपनी फीस के लूंगा। तो ये जो 5,000 रुपए मैंने इसको फीस दी है, ये क्या है? ये ब्रोकरेज है। तो ये मेरे लिए खर्चा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये तीनों के तीनों एसेट्स होते हैं, रियल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन इन पे अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो वो कमाई हो जाती है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। जैसे कि इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट डिबेंचर पे मिलना, ये सारे के सारे इनकम है, तो नॉमिनल का पार्ट। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज हमने देख ही लिया है, खर्चा है बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो क्या था? पर्सनल अकाउंट था, क्योंकि वो व्यक्ति ने पैसा लगाया था, लेकिन उस पैसा लगाने के बदले में बिजनेस उसको ब्याज देता है। बिजनेस क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है, तो बिजनेस का तो वो खर्चा हो गया। तो अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस, तो वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। फिर गुड्स अगर चोरी हो जाए या नुकसान हो जाए, आग से नुकसान हो जाए, तो ये सारे के सारे लॉस है। एक्सपेंस के बजाय आप लॉस वर्ड यूज करें, क्योंकि नुकसान हुआ है
और लॉस क्योंकि हमने देखा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, फिर नॉमिनल में आएंगे। अब पेटेंट, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट में। अब ये देखिए सारे कंपनीज के इंस्टीट्यूशंस के नाम है, होटल राज अकाउंट, फजलानी स्कूल, राहुल सप्लायर, स्टार ट्रेडर, रॉयल फैशन, गोल्ड ज्वेलर्स, रहीम खान, इंडिगो एयरलाइंस, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटेड है। और ये हमने देख लिया किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के नाम से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है क्योंकि ये पर्सन या इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये मैंने आपको असाइनमेंट दे ही दिया है, आप इसके बेसिस पे होमवर्क करेंगे